में भारत ने रकम की तारीख 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार किया खिताब पर कब्जा। थॉमस कप में तारीखी जीत पर टीम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेश की मुबारकबाद। वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने किया 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। डॉक्टर माणिक साहा ने त्रिपुरा के 12वें वजीर आला के तौर पर उठाया हलफ। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में कल इत्तेफाक राय से चुना गया था कानून साज पार्टी का लीडर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने का किया अज़्म। वाराणसी के ज्ञानवापी अहाते में सर्वे के दूसरे दिन का काम भी पुरअमन तरीके से हुआ मुकम्मल। पीर को तीसरे दिन भी जारी रहेगा सर्वे। अदालत के हुक्म के मुताबिक 17 मई तक सर्वे का काम किया जाना है मुकम्मल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल और उसकी मुखालफत में हुए मुजाहिरों पर पुलिस के जरिए ताकत के इस्तेमाल के वाक़े का एलजी मनोज सिन्हा ने दिया SIT जांच का हुक्म। राहुल भट्ट के कत्ल को बताया टारगेट किलिंग। कहा मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल की कार्रवाई में शामिल अफसरान के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सदर रामनाथ कोविंद 3 रोज़ा जमैका के दौरे पर जमैका के गवर्नर सर पैट्रिक एलन के साथ करेंगे नुमाइंदा वफ्द सतह की बातचीत। 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस का भी करेंगे सरकारी दौरा। नायब सदर वेंकैया नायडू आज UAE के दौरे पर। भारत की तरफ से शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान के इंतकाल पर करेंगे ताज़ियत। वहीं वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में वाक़े मुत्तहदा अरब अमारात के सिफारत खाने में ताज़ियती किताब में दस्तखत करके पेश की ताज़ियत। दिल्ली समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में शदीद गर्मी का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचा। वहीं जुनूब मगरबी मानसून केरल में 10 मई को दे सकता है दस्तक। न्यूयॉर्क में 18 साल के एक नौजवान ने अंधाधुंध फायरिंग करके 10 लोगों का किया कत्ल। गोली चलाने वाले नौजवान को हिफाजती दस्तों ने लिया हिरासत में। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने बैडमिंटन के बावकार टूर्नामेंट थॉमस कप पर कब्जा कर लिया है। भारत ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है। भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को शिकस्त देकर थॉमस कप का खिताब जीतकर तारीख रकम की है। भारत को लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी और कदाम्बी श्रीकांत ने चैंपियन बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की तारीखी जीत पर भारतीय बैडमिंटन टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने मुबारकबादी पैगाम में लिखा, भारतीय बैडमिंटन टीम ने तारीख रकम कर दी। भारत के थॉमस कप जीतने पर पूरी कौम पर पुरजोश है। हमारी सलाहियतमंद टीम को मुबारकबाद और उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। ये जीत बहुत से उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेगी। वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर ने भारतीय बैडमिंटन टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तारीख रकम हो गई है। भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर मुबारकबाद। मलेशिया, डेनमार्क और इंडोनेशिया के खिलाफ मुसलसल जीत के साथ ये गैर मामूली कारनामा अंजाम देने वाले खिलाड़ी भी उतने ही गैर मामूली एजाज़ के मुस्तहिक हैं। वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने लिखा, जैसे कि टीम इंडिया ने 14 बार के थॉमस कप चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर अपना पहला थॉमस कप 2022 जीता है। इंडियन स्पोर्ट्स की इस बेमिसाल कामयाबी को तस्लीम करने के लिए कवानीन में नरमी करते हुए टीम को 1 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान करते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने टीम की जीत पर मुबारकबाद दी है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने आज इतिहास रचा है। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से
सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार प्रयास, उनकी योजनाएं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, मनोबल बढ़ाने का काम समय समय पर किया है और हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद दूसरा चैंपियनशिप जीतने का काम किया। मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार, कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। और मुझे पूर्ण आशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रयास हैं, हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ ऐसे और टूर्नामेंट जीतेंगे और मेडल जीतेंगे और तिरंगे की आन बान शान को और बढ़ाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। त्रिपुरा के नौमुंतखब वजीर आला डॉक्टर माणिक साहा ने आज रियासत के 12वें वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। रियासती गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डेंटल सर्जन से सियासतदान बने डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के वाहिद राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट हैं और त्रिपुरा बीजेपी के रियासती सदर भी हैं। साहा को हफ्ते को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था और फिर उन्होंने गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था। डॉक्टर साहा को अगले 6 माह के अंदर रियासती असेंबली के लिए मुंतखब होना है। ओहदे और राजदारी का हलफ लेने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर माणिक साहा ने कहा कि रियासत में तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा और रियासत में अमन व अमान को मजीद बेहतर किया जाएगा। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने की भी बात की। भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट का इशू लेके हम आगे बढ़ेंगे और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर है वो और अच्छा करेंगे, त्रिपुरावासी के लिए काम करेंगे। उनका जो जो प्रॉब्लम है उसको किसी तरह जैसे हम कोशिश करेंगे सबके साथ बात करके उनका अच्छा हो। मोदी जी का जो सपना है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर माणिक साहा को रियासत के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में लिखा है, डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। नतीजा खेज मुद्दत कार के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात। मुझे यकीन है कि वो 2018 में शुरू होने वाले त्रिपुरा की तरक्की के सफर में जोश भर देंगे। और वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस की हकीकत को सामने लाने के लिए अदालत के हुक्म पर आज दूसरे दिन भी सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सर्वे की कार्रवाई मुकम्मल हुई। आज दूसरे दिन भी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अहाते में सर्वे किया गया। इससे पहले ज्ञानवापी कैंपस का कल 4 घंटे तक सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान सभी फरीक मौजूद थे और सर्वे पर पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। सर्वे के लिए अहाते के अंदर गई 52 रुकनी टीम मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद बाहर आई। ख्याल किया जाता है कि आज के सर्वे को दस्तावेजी शक्ल देने में 1.5 घंटा लगा। पीर को तीसरे दिन मुतनाज़े अहाते में सर्वे का काम किया जाना है। अदालत के हुक्म के मुताबिक सर्वे का काम 17 मई तक मुकम्मल होना है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगांव में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल भट्ट का कत्ल रियासत में खौफ का माहौल पैदा करने के लिए किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राहुल भट्ट के कत्ल की जांच SIT को सौंपी। उन्होंने कहा कि कत्ल के खिलाफ एहतिजाज के दौरान पुलिस की तरफ से ताकत के इस्तेमाल की जाँच भी SIT को सौंपी गई है। जहाँ तक भट्ट साहब की मौत का सवाल है तो वो एक टारगेटेड किलिंग है, एक भय और आतंक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे वो। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हमने एक SIT का गठन किया है इस मामले में। वहाँ के SHO को अटैच कर दिया गया है। SIT सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रदर्शन करते हुए कुछ हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो PM पैकेज में लगे हैं, उनकी शिकायत है कि पुलिस ने
हल्का बल प्रयोग किया है वो उसकी भी जांच करेगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि उनको मुख्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही अगले आने वाले एक हफ्ते में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर। इस पूरे वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अमन चैन को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया पूरी हसासियत के साथ मामले पर संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमने एक मीटिंग की है और सरकारी मुलाजमतों में मसरूफ़ लोगों की सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम के हवाले से हिदायत भी जारी की हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और हमारी पूरी संवेदना भट्ट जी के परिवार के साथ है। कुछ लोग अमन चैन खराब करने में लगे हुए हैं। प्रशासन पूरे संवेदनशील ढंग से इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जो पीएम पैकेज के अंतर्गत या बाकी दूसरे तरह से भी जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं उनकी सुरक्षा का विधिवत इंतजाम किया जाए, इसके लिए हमने बैठक की है। और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में कालीना अग्रहारा झील का दौरा किया और अहाते में एक पौधा भी लगाया। उन्होंने रिहायशियों, रियासती हुकूमत और ग्रेटर बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों और दीगर से बातचीत की। वजीर खजाना ने 2017 में अपने MPLADS फंड से 75 लाख रुपए झील की बहाली के काम के लिए मुख्तस किए थे। ये रकम झील की सतह से कीचड़ हटाने, उसकी गुंजाइश बढ़ाने, मेन डैम को मजबूत करने और उसके इर्द गिर्द पुश्तों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान वजीर खजाना का खुसूसी इस्तकबाल किया गया। इस दौरान वजीर खजाना ने एक छोटी सी लड़की विदुषी से भी मुलाकात की थी जो उनकी शक्ल शबाहत में आई थी और इसके हाथ में वजीर खजाना की तरह लेजर अकाउंट यानी बही खाता भी था। और गुजरात के अहमदाबाद जिले के बावला में आज से रियासती बीजेपी का 2 रोज़ा चिंतन शिविर शुरू हुआ। यह मीटिंग बीजेपी के रियासती सदर CR पाटिल की सदारत में हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आला भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव और बीजेपी के कौमी शरीक खजांची सुधीर गुप्ता मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग का बुनियादी मकसद गुजरात हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता बरसों में किए गए कामों, अवाम तक पहुंचे मंसूबों, इंतखाबात में बीजेपी के तय लोगों के रद्द अमल के साथ साथ आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करना होगा। इसके अलावा गुजरात में खाली पड़े बोर्ड कॉरपोरेशन के डायरेक्टर और चेयरमैन के नाम भी मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली से मांगे गए हैं। मुल्क की कई रियासतों में इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, फिर अब तमाम सियासी जमातों की तवज्जो गुजरात पर है। ऐसे में रियासत की हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर में होने वाले गौर व फिक्र और हिकमत अमली पर सियासी माहिरीन की खास नजर होगी। और गोरखपुर के 2 रोज़ा दौरे पर आए रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सड़क और सैलाब से बचाव समेत 144 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ स्कीमों का संग बुनियाद रखा। वजीर आला इसके अलावा 21 मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और 33.16 करोड़ रुपए की लागत वाले 40 मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। किन परियोजनाओं में सड़कों की है, नालियों की है, बाढ़ बचाव से संबंधित है, विकास से संबंधित तमाम अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास भी हो रहा है। कुल 61 परियोजनाएं हैं और 61 परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 40 परियोजनाओं को पूरा करते हुए आज उनका लोकार्पण हो रहा है, तो 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इसमें नगरीय क्षेत्र की भी तमाम मोहल्लों से जुड़ी हुई सड़कें हैं, जल निकासी की व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रबंधन भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी सड़कें हैं, बाढ़ बचाव से संबंधित तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ बचाव के कार्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी इसके साथ समाहित हैं।
और राजीव कुमार ने आज मुल्क के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है। वो मुल्क के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2020 को इलेक्शन कमीशन में बतौर इलेक्शन कमिश्नर चार्ज संभाला था। 19 फरवरी 1960 को पैदा हुए और BSc, LLB, PGDM और MA पब्लिक पॉलिसी की तालीमी डिग्रियां रखने वाले राजीव कुमार को मुख्तलिफ वजारतों में काम करते हुए हुकूमत हिंद में 36 साल से ज़्यादा की खदमात का वसी तजुर्बा है। काबिल जिक्र है कि मौजूदा CEC सुशील चंद्रा की मियाद 14 मई को पूरी हो चुकी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों, मगरबी और वस्ती भारत और विदर्भ में गर्मी का कहर अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगरबी यूपी और हरियाणा में शदीद गर्म लहर के हवाले से अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने 15 मई से बढ़ते हुए दर्जा हरारत से राहत की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मगरबी हिमालयाई खत्ते में 15 तारीख की रात से बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि इसके असर से बढ़ते हुए दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक कमी आएगी। नाइट से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करने का पूर्वानुमान है और इसके प्रभाव में जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है वहाँ बारिश या थंडरस्टॉर्म होने का चेतावनी भी दिया गया है। और इसके प्रभाव में ये टेम्परेचर जो अभी मोर देन नॉर्मल है, लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, उसमें गिरावट होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा की दावत पर पीर को लुम्बिनी का दौरा करेंगे। दौरे से पहले अपने बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बुद्ध जयंती के मुक़द्दस मौके पर लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें लाखों भारतीयों के नक्श कदम पर चलते हुए भगवान बुद्ध के मुक़द्दस मुकाम का दौरा करने का शरफ हासिल होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो गुज़िश्ता माह भारत के दौरे के दौरान एक नतीजा खेज़ बातचीत के बाद वज़ीर आज़म देउबा से दोबारा मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हाइड्रो पावर, तरक्की और कनेक्टिविटी समेत कई शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए मुश्तरका इफ़हाम व तफ़हीम पैदा करना जारी रखेंगे। मुक़द्दस माया देवी मंदिर का दौरा करने के अलावा वज़ीर आज़म लुम्बिनी मठ के इलाके में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की संग बुनियाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगे और नेपाल की हुकूमत की तरफ से मुनक़्क़िद होने वाली बुद्ध जयंती की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेपाल के साथ भारत के ताल्लुकात मुनफरिद हैं और भारत और नेपाल के दरमियान तहज़ीबी नीज़ अवाम से राब्ते करीबी ताल्लुकात की एक पायदार इमारत हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात को मनाना और गहरा करना है, जिन्हें सदियों में परवान चढ़ाया गया है और जो भारत के बाहमी रवाबित की तवील तारीख में दर्ज हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे पर वहां के लोगों का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ उपलब्धियां हमारे इस नेपाल के लिए जरूर लेके आ रहे होंगे और यहाँ की जनता और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारी जो रोटी बेटी का संबंध है हमारे देश का, नेपाल का और भारत का, इसको और मजबूत किया जाए। हम ऑटो चलाते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं कल, बहुत अच्छा है। यहाँ का भाई टूरिस्ट लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे। वो आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करके जाएंगे, हमें लगता है, और वो आ रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। कुछ ना कुछ तो लुम्बिनी में करके ही जाएंगे, इतना यकीन है मुझे। अब उनको भी यहाँ अच्छा लगेगा कि आखिर कुछ अच्छे के लिए तो आ ही रहे हैं। इस चीज़ के लिए आ रहे हैं कि अगर कुछ परेशानी रहेगा, कुछ देखेंगे कि जो चीज़ ये टूरिस्ट की जगह है, जो कमी रहेगी वो उनके समझ में जो आएगा वो जरूर कुछ काम करके ही जाएंगे। लुम्बिनी के बारे में तो और अच्छा होगा कि उनके जब प्रसार से आदमी लोग कि जानते हैं लुम्बिनी, जो नहीं मालूम होगा आदमी को उनको भी मालूम हो जाएगी हाँ लुम्बिनी ऐसे प्रसिद्ध जगह है, भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है। नेपाल और भारत का संबंध है तो बहुत पहले से ही मजबूत है और अब जो है और भी मजबूत हो जाएगा।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से 18 मई तक जमैका के दौरे पर हैं। महकमा खारजा ने एक बयान में कहा कि दौरे के दौरान वो अपने हममंसब जमैका की गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत करेंगे। वो वज़ीर आज़म एंड्रियो होल्सन और दीगर सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वो जमैका की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। जमैका और भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। 70,000 गैर मुकीम भारतीय शहरी वहाँ रहते हैं। इस साल भारत और जमैका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 60वीं सालगिरह है। भारत और जमैका बाकायदा अपनी आज़ादी की 75वीं और 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। सदर जमहूरिया 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस का सरकारी दौरा भी करेंगे। दौरे के दौरान वो अपने हममंसब गवर्नर जनरल सुसन डोगन से भी बातचीत करेंगे। वो वज़ीर आज़म डॉक्टर राफेल ई गोंसाल्विस के साथ साथ दीगर सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। सदर रामनाथ कोविंद 16 मई को किंगस्टन शहर में टावर स्ट्रीट के नाम में तब्दीली की अलामत तख्ती की नक़ाद कुशाई करेंगे। ये इनक़ाद समाजी इंसाफ और बाइख्तियार कारी के लिए बड़ी लड़ाई में डॉक्टर अम्बेडकर के रोल को जाहिर करता है। जमैका के लोग मार्क्स गार्वी का काफ़ी एहतराम करते हैं, जो नाबराबरी से लड़ने के लिए तहरीकों में शामिल हुए। और नायब सदर वेंकैया नायडू मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक़ सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान के इंतकाल पर हुकूमत हिंद की तरफ से ताज़ियत का इजहार करने के लिए आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। साबिक़ सदर अल नह्यान का इंतकाल 13 मई को हुआ था। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान की क़यादत में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अवाम के बाहमी मफादात के लिए नुमाया तौर पर आगे बढ़े हैं। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़ी भारतीय कम्यूनिटी का गैर मामूली ख्याल रखा, जो उन्हें इंतहाई एहतराम की निगाह से देखते हैं। और अमेरिका में एक 18 साला सफ़ेद फॉर्म बंदूक बरदार ने अफसरान के सामने हथियार डालने से पहले न्यूयॉर्क के बफेलो में एक ग्रोसरी स्टोर पर फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया। मुलजिम भारी हथियारों से लैस था। और क्रिकेट की दुनिया से अफसोसनाक खबर आ गई। साबिक़ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स कार हादसे में इंतकाल कर गए। बताया जा रहा है कि साइमंड्स की कार क्वींसलैंड के टाउन्सविले में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उन्हें शदीद चोटें आई थीं। उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। साइमंड्स के इंतकाल के बाद दुनिया क्रिकेट और उनके मद्दाहों में शोक की लहर है। इतवार की सुबह क्रिकेट शायकीन को मायूस करने वाली रही। ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स के इंतकाल की खबर ने पूरी खेल दुनिया को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि शनिचर की रात टाउन्सविले में उनकी कार सड़क से उतरी और कार हादसे में उनकी मौत हो गई। एंड्रयू साइमंड्स के इंतकाल के बाद उनके मद्दाहों समेत खेल की दुनिया में गम की लहर है। लीजेंड क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स 1998 से 2009 के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। इस दौरान स्टीवा और बाद में रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में कंगारू टीम गैर मफतूह मानी जाती थी। अपने बैनुल-अक़वामी कैरियर के दौरान साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 198 वनडे और 14 T20 मुकाबले खेले थे। अपने कैरियर के दौरान खेले गए टेस्ट मैचों में उनके नाम 1462 रन, वनडे में 5088 रन और T20 में 337 रन दर्ज हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उन्होंने कुल 165 विकेट भी चटकाए हैं। उन्हें फील्ड पर जारहाना अंदाज और शानदार फील्डिंग के लिए भी जाना जाता था। अपने कैरियर के दौरान एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम के मुस्तकिल रुकन रहे। वे रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में साल 2003 में एक रोज़ा आलमी कप, साल 2006 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2007 में एक रोज़ा आलमी कप जीतने वाली टीम के रुकन थे। पहली बार एक रोज़ा आलमी कप में मौका मिलने पर साइमंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 6ठे नंबर पर उतरकर नॉट आउट 143 रनों की धुआंधार इनिंग खेली थी। इस इनिंग के बाद वो अगले 6 साल के लिए टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बन गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अलावा एंड्रयू साइमंड्स IPL के शुरुआती एडिशन 2008 में डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा भी रहे। उन्होंने साल 2009 में एडम गिलक्रिस्ट की क़यादत में IPL खिताब भी जीता। साल 2009 के IPL के फाइनल में उन्होंने 21 गेंदों में 33 रन बनाए थे। इसके अलावा 2 विकेट भी लिए थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अजीम स्पिनर शेन वॉर्न को भी खोया था। इसके बाद लीजेंड क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का भी जाना ऑस्ट्रेलिया के लिए नुकसान है। स्पोर्ट डेस्क,
डीडी न्यूज उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।